मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अभी तक 62 लेक्चर हम डाल चुके हैं और आज है 63, टोटल 65 लेक्चर ही हम करने वाले हैं HPSC PGT सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर। 63 लेक्चर अपने पास ये रहा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द इंटरनेशनल बिजनेस, क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है और ये डोमेस्टिक बिजनेस से अलग कैसे हैं। बेसिक सा क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर हर बार रहते ही रहते हैं। आइए सबसे पहले करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू द बिजनेस विच इज कैरिड ऑन इन टू एंड मोर नेशन, जो कम से कम दो देशों के बीच तो किया ही जाए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री की जाती है वो इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अब जो ये बिजनेस एक्टिविटी होती है इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, लाइक ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स लाइक गुड्स सर्विस कैपिटल। याद रखना, हाँ कैपिटल सही सुना आपने, गुड्स सर्विस के अलावा कैपिटल वगैरह भी आता है। ठीक है, IPR वगैरह भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, स्किल्ड लेबर को ट्रांसफर करना, इंटरनेशनल प्रोडक्शन करना, ये सारा का सारा बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट के बियॉन्ड जाकर आप जो बिजनेस करते हो वो इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेलर और बायर, सेलर को हम यहाँ पर एक्सपोर्टर बोलते हैं और बायर को यहाँ पर हम इंपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें गुड्स एंड सर्विस के अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, FDI को भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आइए कुछ इसके डिफरेंस कर लेते हैं तो आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन देखिए, बायर एंड सेलर, नेशनैलिटी बतानी है सर। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों अलग अलग देश के होने जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट नेशन होता है, यहाँ पर वन ही नेशन होता है पहला। सेकंड वन आता है जी अदर स्टेक होल्डर, मतलब सेलर और बायर के अलावा कौन कौन बच गए सर, इंप्लॉइज है, सप्लायर है, कस्टमर है, शेयर होल्डर है, पार्टनर है, मिडलमैन है, ये सभी एक ही देश के होते हैं। सॉरी, इंटरनेशनल में डिफरेंट डिफरेंट नेशन के होते हैं और डोमेस्टिक में एक ही देश के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम, हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है, और यहाँ पर डोमेस्टिक में एक ही कंट्री है तो पॉलिटिकल सिस्टम भी एक सा ही रहता है। फोर्थ पॉइंट आता है जी अपना रिस्क के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग आता है, रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क इंटरनेशनल बिजनेस में हायर होता है क्योंकि पॉलिटिकल जो आप बोल सकते हो सिस्टम भी अलग अलग होता है, रिस्क कैपेसिटी भी हर देश की अलग अलग होती है, कल्चर अलग होता है हर देश का, तो उसके रिगार्डिंग डोमेस्टिक में लोअर होता है। मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लेबर वगैरह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है तो लेस मोबिलिटी होती है, और डोमेस्टिक के अंदर कहीं भी आ जा सकता है, जैसे कि हरियाणा वाले बिहार भी गए, बिहार वाले हरियाणा में आ गए, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा होती मोर होती है। फिर आता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसमें अलग अलग होगा, हेट्रोजीनियस बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट होता है सर, अमेरिका वाले को शुगर कम पीते हैं, इंडिया वाले शुगर ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होमोजीनियस नेचर का होता है। सेवंथ, करेंसी, कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर फॉरेन करेंसी आती है और इसके अंदर डोमेस्टिक करेंसी आएगी। एट्थ, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी, ये मल्टीपल कंट्री की अलग अलग होती हैं, कहीं पर टैक्स छूट होती हो सकता है, कोई जो टॉपिक है लाइक कहीं पर डिविडेंड फ्री कर दिया जाता है, कहीं पर टैक्सेबल होता है, कहीं पर कुछ फ्री कहीं टैक्सेबल, यहाँ पर सिंगल कंट्री के रूल रेगुलेशन चलते हैं। और नाइन्थ पॉइंट आता है जी डिफरेंस इन द बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस, कि दो देशों के अंदर बिजनेस, मतलब एक देश के अंदर बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, दूसरे में बिल्कुल उससे अलग हो सकता है। इंडिया के अंदर कोई कंपनी बनानी है तो मान लिया कि 7 से 10 दिन लग जाते हैं, अमेरिका के अंदर 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग है, तो हर जगह की फॉर्मेलिटी अलग अलग होती है। होप शो ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया, कि प्रोसीजर बताइए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट आउट कर सकते हो कि प्रोसीजर के बारे में पूछ लिया जाता है नॉर्मली। तो इसने बोला सर बिजनेस अगर आप प्लानिंग कर रहे हो
आप कोई भी ट्रेडिंग कंपनी करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करना चाहते हो, तो इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होता है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अलग अलग। हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आते ही आते हैं। तो इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया है उसको हम बोलते हैं FTA एक्ट 1992। ये याद रखना, FT फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ठीक है, ये काम करता है, यानी कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग सारा काम करना है तो इस एक्ट के अंदर ही आता है। इस एक्ट के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, एक पोस्ट को अपॉइंट किया जाता है जिसको DGFT बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नाम से जाना जाता है। वो इसके अंदर अपेक्स होता है, यानी कि आएगा इसके अंदर लेकिन अपेक्स बॉडी। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर CCPA, ठीक है, वो ओपेक्स बॉडी होती है। वैसे ही फॉरेन ट्रेड के अंदर ये तो आपका है फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर DGFT, यहाँ पे आगे आ जाएगा DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के अकॉर्डिंग जो रेगुलेटर है वो आपका फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 है। तो ये फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग, इसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग और इसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग काम करता है। ठीक है, जो प्रोविजन है करंट, ये आप ऐसे लिख सकते हो 2000, अब तो 2021 से लेके 2026 तक की नई ट्रेड पॉलिसी आ चुकी है, तो वो आपको यहाँ पर कर लेना, तो बस डेट चेंज कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कितने परसेंटेज बढ़ा दिया, कितने परसेंटेज घटा दिया, ऐसा समथिंग नहीं है ये क्वेश्चन जो बेसिक फंडामेंटल पे बनाया गया है। तो आप यहाँ पर अभी जो नई पॉलिसी है वो 2021 से लेके 2026 तक आप मेंशन कर सकते हो अपने पेपर में। बात करते हैं इंडिया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का प्रोसीजर बताना है, तो एक प्रोसीजर हम लेके चलते हैं, दूसरा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा इतर होता है, बाकी सेम डिट्टो होता है। ठीक है, आइए इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ते हैं। इसने बोला कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों एक्टिविटी करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए सर, और कुछ रूल रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, उनको रीड आउट करते हैं। तो पहला स्टेप देखिए, इंपोर्टिंग ऑफ द गुड्स। जब गुड इंपोर्ट करते हैं, मान लें कि आप इंडिया में बैठे हो और आपको विदेशों से गुड्स इंपोर्ट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड। या आप इंपोर्ट करोगे तब भी आपको एक कोड लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करोगे तब भी आपको एक कोड लेना पड़ेगा। जैसे पैन नंबर होता है ना, तो पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसी के बेस पर ये कोड मिलता है। सबसे पहले तो पैन खाता होना चाहिए। पैन का मतलब आप इनकम टैक्स की नज़र में हो। ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, ये जहां पर मान ली हिसार हो, तो हिसार के अंदर जो रीजनल DGFT बैठता है, एरिया के वाइज बैठते हैं ना ये व्यक्ति, तो इस रीजनल DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इससे आपको ये कोड मिलेगा। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड है, ये पैन बेस्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट बेस्ड। पैन नंबर आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडर का, और जो लाइफ टाइम चलता है जी। ठीक है, और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड है, ये किस में फैसिलिटेट करता है सर? कस्टम क्लियरेंस में। जब आप इनकम टैक्स, जब आप एक देश से किसी सीमा को छोड़ते हो तब उसके रिगार्डिंग लगा लो। सेंडिंग शिपमेंट के रिगार्डिंग, या फिर रिसीविंग मनी फ्रॉम फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग, ये वहाँ पर काम करता है। नॉर्मली अगर आप इसको आज अप्लाई करो 10 से 15 दिन के अंदर ये आपको मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या दे रखा है, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस अंडर द डिफरेंट ट्रेड लॉ। आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड ले लिया, हाँ जी बिल्कुल ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा सर? अलग अलग रूल बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको उनके जो रूल रेगुलेशन वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे सर? सबसे पहले तो वही जिसके अंदर DGFT आता है, फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992, इसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 से लेकर 2026 के अंदर जो नए रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि कौन सी गुड्स को आप मंगवा सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कैटेगराइज किया गया है गुड्स को। क्या क्या कैटेगराइज किया गया है? लाइक रिस्ट्रिक्टेड गुड्स तो वो होती है जिसको आप मंगा ही नहीं सकते सर, इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। कैनलाइज गुड्स वो होती है जिसको सिर्फ आप गवर्नमेंट के थ्रू मंगवा सकते हैं। आपको कोई सामान चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू आएगा, आप खुद नहीं ले जा सकते। प्रोहिबिटेड गुड कौन से होते हैं? जिसको प्रोहिबिटेड गुड्स आप वो बोल सकते हैं जिसको मंगवा नहीं सकते। रिस्ट्रिक्टेड के लिए लाइसेंस चाहिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो, वेट ए मिनट। रिस्ट्रिक्टेड के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। कैनलाइज के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट मंगवा सकते हो, खुद नहीं ला सकते। और प्रोहिबिटेड का मतलब कुछ भी मंगवा ही नहीं सकते सर। ठीक है, ये कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो इन तीनों को थोड़ा नोट डाउन कर लेना। हालांकि अपना में MCQ क्वेश्चन नहीं आता, तो इनके बारे में इतना ज़्यादा पूछने की जरूरत भी मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
पहला क्या काम किया सर, पहला हमने क्या किया, ऑब्टेन कर लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फिर हमने जो अलग अलग एक्ट बने थे उनके प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, उनके नियम को मानना पड़ेगा जो ट्रेड लॉ थे। तीसरे नंबर पे आता है सर प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, वो कोड था। अब लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग, लाइसेंसिंग मतलब किस गुड्स के रिगार्डिंग आप कौन सी गुड्स आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आपको पहले से ही बतानी पड़ेगी सरकार को। टू डिटरमाइनिंग वेदर ए लाइसेंस इज नीडेड टू द इंपोर्ट ए पर्टिकुलर कमर्शियल प्रोडक्ट एंड सर्विस, मैंने बोला ना आप क्या मंगवाना चाहते हो पहले बताना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। एन इंपोर्टर मस्ट फर्स्ट क्लैरिफाई द आइटम, सबसे पहले आइटम क्लैरिफाई करो जी आपको कौन सी मंगानी है, बाय आइडेंटिफाइंग द इंडियन ट्रेडिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। इंडियन ट्रेडिंग आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं क्या, ITC, इंडियन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। HS का मतलब हार्मोनाइज सिस्टम, ठीक है। जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो ये यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सर। इंडियन ट्रेडिंग सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग इन इंडिया चीफ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम, मतलब इस सिस्टम के थ्रू इस सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है कि कौन सी गुड्स आप मंगा सकते हो, मतलब कौन सी गुड्स जो है रिस्ट्रिक्टेड है जो लाइसेंस के थ्रू मंगाओगे, कौन सी गुड कैनलाइज है जो गवर्नमेंट के थ्रू मंगाओगे, कौन सी गुड्स प्रोहिबिटेड है जिसको आप मंगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो गुड्स इसमें होती हैं और ये कोड भी इशू किया जाता है DGFT के द्वारा, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो इशू किया जाता है DGFT के द्वारा, वैसे ही इंडियन ट्रेडिंग सर्टिफिकेशन बेस्ड हार्मोनाइज सिस्टम कोड भी इशू किया जाता है DGFT के द्वारा। जो ये ITC HS जो कोड होता है ये 8 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक दोनों होते हैं, इनके ABCD भी होती है, 1 2 3 भी होता है। इसके अंदर गुड्स को क्लासीफाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, रूल रेगुलेशन उसके अंदर लिखे गए हैं कि आपको कौन से फॉलो करने हैं ये गुड्स को मंगाते टाइम, ओके। नेक्स्ट बनाता है जी इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग जर्नल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जर्नल का मतलब होता है कि आप कोई भी गुड्स इससे इंपोर्ट कर सकते हो और स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल गुड्स के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। स्पेसिफिक लाइसेंस को इंडिविजुअल लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। भी आपको एक पर्टिकुलर गुड्स जो एक गुड्स ही मंगाने तो उसके रिगार्डिंग, ओके। मतलब जनरल लाइसेंस में तो आप किसी भी देश से गुड्स मंगा सकते हो और इंडिविजुअल या फिर स्पेसिफिक लाइसेंस में सिर्फ आप एक स्पेसिफिक कंट्री से ही गुड्स मंगवा सकते हैं। नॉर्मली जो इंपोर्ट लाइसेंस होता है वो रिन्यू करवाना पड़ता है आपको। कैपिटल गुड्स के केस में लाइक मशीनरी वगैरह खरीदते हो तो 24 मतलब 2 साल के अंदर, 2 साल बाद में, और अगर नॉर्मल है आपको स्पेयर पार्ट तो 18 महीने 1.5 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इंपोर्ट लाइसेंस भी ले लिया। सबसे पहले क्या किया था सर, ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड हमने ऑब्टेन कर लिया था। फिर हमने इंश्योर किया लीगल कंप्लायंस अंडर द डिफरेंट ट्रेड लॉ। फिर हमने किया प्रोसीजर इंपोर्ट लाइसेंस। और फिर हम पढ़ते हैं 4th नंबर पे आपने क्या किया, फिल द बिल ऑफ एंट्री या अदर डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट कस्टम क्लियरेंस फॉर्मेलिटी। आपने फाइल कर दी। बिल ऑफ एंट्री का मतलब होता है सर, बिल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि वो सभी इंफॉर्मेशन मिल जाए उस बिल ऑफ एंट्री से जो किसी गुड्स की नेचर को बताते हो, उसकी क्वांटिटी को बताते हो, उसकी वैल्यू को बताते हो, ठीक है। कहाँ से ये गुड्स परचेज की गई, कहाँ ये गुड बनाई गई, ओरिजिन क्या है इस गुड्स बनाने का, उन सब को बताता है। उसको बिल ऑफ एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रह जाएगा ना। तो एक तरह का ये इंपोर्ट डिक्लेरेशन है, आप बताते हो कि हम क्या मंगवाने वाले हैं और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पैन कार्ड के साथ साथ यानी कि पैन नंबर के साथ साथ अपने बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। और ये जो बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है कस्टम एक्ट 1962 के अंदर भी आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इफ लगा के, मतलब कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। पहला इफ, फिर ये इफ। अगर गुड्स क्लियरली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपने जो गुड्स मंगवाई है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू, सिस्टम के थ्रू मंगवाई, मतलब ऑनलाइन मंगवाई है, तो सारा का सारा डेटा नो डाउट सर कंप्यूटर में फीड हो गया। तो आपको अलग से डॉक्यूमेंट नहीं भेजने पड़ेंगे सर, अलग से जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भेजने की रिक्वायरमेंट, लाइक कहाँ से इसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगा लो, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन लगा लो, बिल ऑफ एक्सचेंज लगा लो, ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके दोबारा नहीं भेजने पड़ेंगे कस्टम क्लियरेंस के लिए। लेकिन अगर आपने विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बिना भेजे हैं, तो फिर इस बिल ऑफ एंट्री के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे साथ में, वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
कर लोगे। एक बार आपने गुड्स को अगर शिफ्ट कर दिया, मतलब जहाज में लोड कर दिया, वंस द गुड आर शिप्ड द कस्टम ऑफिसर एग्जाम, फिर कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, देखेगा बिल ऑफ एंट्री के अंदर जो अमाउंट, जो चीज़ें लिखी गई है क्या वो रियलिटी में है या नहीं है। अगर आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, गुड्स में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंटों में सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, फर्जी नहीं है, जाली नहीं है, तो जो कस्टम ऑफिसर होता है वो आपको पास आउट ऑर्डर इशू कर देता है कि आप अपना गुड्स मंगवा सकते हो या भेज सकते हो। नेक्स्ट बनाता है जी डिटरमाइनिंग द इंपोर्ट ड्यूटी रेट। अब इंपोर्ट ड्यूटी रेट आपको डिसाइड करना पड़ता है। ये कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर डिसाइड किया गया था कि आपका जो इंपोर्ट करते टाइम क्या गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, ना डियर इंपोर्ट को। हाँ, कैपिटल गुड्स में अगर आप मशीनरी वगैरह मंगाना चाहते तो शायद प्रमोट कर दे, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ कुछ आपको एडिशनल ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी का मतलब यहाँ पर टैक्स होता है, आपको एडिशनल टैक्स भी देना पड़ सकता है। कैसे, मान लें कि आप चाइना से माल मंगवा रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला भाई नहीं मंगवाना चाइना से, लेकिन आप फिर भी मंगवा रहे हो, तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी है, सेफ गार्ड ड्यूटी है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, कुछ टाइप के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। जहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस है फिर भी आप वहाँ पर सामान मंगवा रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज गवर्नमेंट आपसे लेती है। या IGST की हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST भी आपको भरना पड़ता है, उसके प्रोसीजर ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, फिर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ये तो इंपोर्ट का हो गया, बस 5 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से थे? ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, दूसरा था इंश्योर लीगल कंप्लायंस अंडर डिफरेंट ट्रेड लॉ, थर्ड वन था प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, और फोर्थ था सर फाइल द बिल ऑफ एंट्री एज अ डॉक्यूमेंट कस्टम क्लियरेंस के लिए, और फोर्थ था सर इंपोर्ट ड्यूटी रेट, ठीक है। ये फिफ्थ था इंपोर्ट ड्यूटी रेट। ये करने के बाद आपका इंपोर्ट वाला प्रोसीजर होता है आपका एंड अप। वैसे कंटेंट में इसके जो 11th के अंदर दिया गया वो सारा प्रोसीजर करवा दिया गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है कि अगर क्वेश्चन छोटा है तब क्या करें सर, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिक्सअप पूछ ले तब हम कैसे लिखेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर के सिर्फ इतने में समझाया गया है, क्योंकि सिमिलर होता है इंपोर्ट की तरह ही, तो यहाँ पर हमें इसे वाइंड अप कर दिया इतने में ही। तो अब इंपोर्ट प्रोसीजर के बाद आइए पढ़ते हैं हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर। जस्ट एज फॉर द इंपोर्ट, जैसे आप इंपोर्ट करते हो एक कंपनी प्लानिंग टू एंगेज द एक्सपोर्ट एक्टिविटी, तो वैसे ही कंपनी को प्लानिंग करनी पड़ती है एक्सपोर्ट एक्टिविटी के टाइम। तो वही जैसे इंपोर्ट में आपने 5 पॉइंट पढ़े थे, सबसे पहले क्या लिया था, ऑब्टेन एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, तो यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा रीजनल DGFT से लेना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेने के बाद आपको कुछ लीगल कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे, जो वहाँ पर स्टेप सेकंड में था। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्टेप जो थर्ड में आया था। फिर आपको फाइल करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, आपको याद हो तो यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है एक्सपोर्टर को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। और इस एक्सपोर्ट करोगे तो ये जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ICC है, ये आपको एक है ना सर्टिफिकेट इश्यू करेगा कि हाँ ये गुड्स इंडिया के अंदर ही बनी है, कहीं ऐसी देश से नहीं बनी जहाँ पर प्रोहिबिटेड है। ओके, इस टाइप से किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं जी, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से कैरी करने पड़ते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। इनको कमर्शियल डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है कि बिजनेसेस जो होते हैं सबमिट कराते हैं एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को, जिसको कमर्शियल डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस कमर्शियल डॉक्यूमेंट क्या होता है सर, एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड सेलर, यानी कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी, जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो रेगुलेशन होती है, रेगुलरिटी होती है उन सब के बारे में लिखा जाता है। हो जाए नहीं हो जाएगा। इसके अलावा दे रखा है द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यहाँ पर आप 21 से 26 कर लेना प्लीज़, 21 से 26 मैंडेट द फ्लोइंग कमर्शियल डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट तो पहले भी चाहिए थे और अब भी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जी, ये आपको ध्यान करना है। खासकर कमर्शियल डॉक्यूमेंट मैंने बोला था ना, कमर्शियल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, बिल ऑफ लैंडिंग आता है या एयरवे बिल, कहाँ से आप सामान भेज रहे हो। फिर आता है कमर्शियल इनवॉइस, यानी कि पैकेजिंग लिस्ट आप बोल सकते हो। फिर आता है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट या बिल ऑफ एंट्री, अभी पढ़ के आए थे। बिल ऑफ एंट्री में सर गुड्स के बारे में सारी डिटेल होती है, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये माल कहाँ से बना है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, क्या वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको इंस्पेक्ट किया है या नहीं किया है, जांच की है या नहीं की है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में अटैच करने पड़ते हैं, लाइक GST का GST रिटर्न 1 रिटर्न 2, GST रिफंड के रिगार्डिंग भी हो सकता है, एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, हो जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बनाता है जी आपका IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
ये कब बना था? 1945, याद रखना। IBRD 44 में है और ये 45 में है। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी है। IMF है या फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। जबकि WTO और अक्टान इनका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपका क्लैरिटी हो जाएगा। ये क्या करता है IMF, क्यों बनाया गया सर? टू फैसिलिटेट ए सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए या एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने के लिए। एक देश का मतलब एक जो डॉलर है कितने रुपए के बराबर, उसको एडजस्टमेंट करता है IMF ही। ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये क्या करता है? प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को, और साथ के साथ आपके साथ याद रखना कि ये प्रमोट करता है किस चीज़ को? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को। ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इनकम को, या बैलेंस करता है, ये जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड का जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका WTO में, लेकिन ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि प्रमोटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बाकी सारा पॉइंट तो आप पढ़ लो, क्योंकि पैसे के रिगार्डिंग आएगा तो IMF है, नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना। इंटरनेशनल ट्रेड को ये प्रमोट भी करता है, उसके ग्रोथ को, बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके, और साथ के साथ वो पेमेंट वाला तो है ही है, पेमेंट का तो इसमें आएगा। फंक्शन के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू इस मेंबर, ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है इसके मेंबर को। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट देता है। इसके अलावा किसी देश की करेंसी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग होता है। फॉरेन करेंसी को लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, विदेशी करेंसी में अगर आप सामान पैसा लेना चाहते हो तो इससे ले सकते हो, किसी भी करेंसी में ये पैसा आपको प्रोवाइड करवा देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO बना था 1995 के अंदर, और इससे पहले जो बनता था वो गेट था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब तो MCQ आता नहीं, वरना याद रखना होता था कि टैरिफ पहले आएगा फिर ट्रेड, पहले टैक्स लगता है फिर अंदर व्यापार करने देते हैं दूसरे देश के लोग। ठीक है, ये WTO के अंदर, गेट के अंदर सिर्फ गुड्स आते थे, जबकि WTO के अंदर गुड्स, सर्विस और IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइक पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो भी इसके अंदर डाल दिए गए थे। फीचर में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या फीचर है WTO का सर? ये ट्रेड करता है गुड्स, सर्विस एंड IPR, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अलावा WTO के इसके मेंबर जो है अपने मिलकर कंसेस, मतलब इसका मतलब होता है कि ये मितक्य से, हिंदी में बोलते हैं इसको, एक मतलब इकट्ठे होकर, ठीक है। इसके बाद कहते हैं हेल्प टू इंप्रूव द इंटरनेशनल हार्मोनी, शांति को प्रमोट करते हैं, ये असिस्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। मैंने बोला था इंटरनेशनल ट्रेड जो है WTO के अंदर आता है, लेकिन बैलेंस ग्रोथ वाला टॉपिक आपका IMF के अंदर आएगा। थोड़ा सा बस ये याद करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्री ज्वाइन, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो मिलकर समाधान करते हैं। रूल रेगुलेशन जो इसके होते हैं वो स्मूथली इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाया गया जा सके उसके रिगार्डिंग ये रूल रेगुलेशन बनाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाता है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है और मोटिवेट करता है गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग, और डेवलपिंग कंट्री को प्रमोट करता है उसकी ग्रोथ को। तो याद ये क्या रखना है? इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीजिंग द इनकम एंड फ्री ट्रेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये लाइन थी, उसमें वो लाइन थी, दो ही जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप बना के भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। सर ये क्या करता है? टैरिफ, टैरिफ का मतलब भी टैक्स होता है, ड्यूटी का मतलब भी टैक्स। टैरिफ और नॉन टैरिफ, ठीक है। टैरिफ होते हैं रुपए की फॉर्म में टैक्स लगाना, नॉन टैरिफ होता है क्वांटिटी की फॉर्म में टैक्स लगाना। टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों तरह के बैरियर को कम करने का काम WTO, क्योंकि सर WTO की स्थापना ही, इसका एस्टेब्लिशमेंट ही प्रमोट ग्रोथ करने के लिए किया गया है, ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कि जो रिसोर्सेज है किसी भी देश के उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ठीक है, टैक्स वगैरह रिस्ट्रिक्शन वगैरह को कम करना, और इसके अलावा तो बेनिफिशियरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड सिस्टम, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है जी फंक्शन क्या क्या है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इसके अंदर होती है, और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है किस चीज़ के मेंबर कंट्री को, ताकि वो डिस्कशन कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। कॉमन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके हर मेंबर कंट्री को मानना ही पड़ता है कि ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और फिर आता है जी आपका अक्टाड के रिगार्डिंग, क्या दिया गया है? अंकटाड के रिगार्डिंग। फुल फॉर्म इसकी याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो ये आपका था UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके अंतर्गत, इसके अंडर काम करता है यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। खासकर ये डेवलपिंग कंट्री जो है उन्होंने WTO का विरोध किया, ये बोला कि डेवलप्ड कंट्री के लिए काम कर रही है। तो अमेरिका जैसे देशों ने सोचा कि ये दूर हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, एक अक्टांड नाम से बना दिया। और इसका मेन मोटिव ही सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग या लेस डेवलप, LDC बोलते हैं लेस डेवलप कंट्री को, या LDC के ट्रेड को बढ़ाना होता है, तो उनको प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है, जर्नलाइज GSP नाम, जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के नाम से भी इसमें एक टॉपिक आता है, हालांकि यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको याद रखना जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, कि जो भी डेवलपिंग या लेस डेवलपिंग कंट्री से कोई भी गुड्स आएगा तो उसको प्रेफरेंस देगा अदर नेशन। ठीक है, मान लिया कि देखो ये जापान है, यहाँ पर एक तो गुड्स आ रहा है इंडिया से और एक गुड्स आ रहा है अमेरिका से, तो अगर इंडिया से आ रहा है ना तो पहले इंडिया वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, यही अक्टांड में बोला गया था, क्योंकि इंडिया वाले की क्वालिटी वगैरह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इतना सस्ता नहीं होगा अमेरिका से, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस देने का काम यहाँ पर किया गया है। ओके, इसके अलावा इट इज ए परमानेंट बॉडी है अक्टांड, कि ऐसा नहीं कि टेम्परेरी रूप से काम करता, परमानेंट काम करता है। जेनेवा के अंदर इसका हेड क्वार्टर है और WTO का भी जेनेवा के अंदर था। ठीक है, और अक्टांड के गोल क्या क्या है, आइए वो रीड आउट कर लेते हैं। द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, याद रखना डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड को बढ़ाना इसका मेन मोटिव है। या इफेक्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री टू इंटीग्रेट द, और डेवलपिंग कंट्री को पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़े रखना, ये भी इसका मेन मोटिव आ जाता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, आइए उनको रीड आउट करते हैं। कि फ्रेमिंग द पॉलिसी ऑफ द वेरियस डोमेन सच एज लाइक ट्रेड के रिगार्डिंग है, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, फाइनेंस के रिगार्डिंग है, हेल्प के रिगार्डिंग है, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसको प्रियोरिटी देना अक्टांड में खासकर डेवलपिंग कंट्री के ये आता है। जेनेवा के अंदर इसका परमानेंट आप बोल सकते हो कि सेक्रेटरीट बैठता है और 4 साल में उनकी एक बार मीटिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये भी, 4 ईयर में, नॉर्मली 5 साल का होता है, जब जहाँ भी आप पढ़ोगे इसकी 4 साल में मीटिंग होती है। ठीक है, और ये अक्टांड जो कलेक्ट करता है डेटा और रिसर्च कंडक्ट करता है कि डेवलपिंग कंट्री का कितना बेनिफिट उसको दिया गया है इस ईयर, हर साल के। अंडरस्टैंड द ऑप्शन टू एड्रेस द मैक्रो लेवल डेवलपमेंट चैलेंज, कि जो बड़े चैलेंज जो डेवलपिंग कंट्री फेस कर रहे हैं उनको समझना, उनको ठीक करना, उनका बेनिफिट देना डेवलपिंग कंट्री को, ये इसके अंदर आ जाता है। रिड्यूस करना सर डिपेंडेंसी ऑफ द कम्युनिटी बाय डाइवर्सिफाइंग, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप्ड नेशन पे डिपेंड होते हैं उनको कम करके, ताकि वो खुद ही रीजनरेट कर सके अपने रिसोर्सों से अपनी आवश्यकताओं को। इसके बाद डिक्रीज इन द एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है रिस्क, जो डेब्ट का जो कर्जे का रिस्क है उसको कम करना, और इंक्रीज करना डेवलपमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि बाकी देश भी डेवलपिंग कंट्री लेस डेवलपिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाए, और इंक्रीज करना टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिजिटल डोमेन को, और इनोवेशन पर ज़्यादा फोकस करना, लोकल फर्म की हेल्प करना। ठीक है, जैसे हमने बोला था ना वोकल फॉर लोकल, ये एक नारा दिया गया था, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि आप लोकल फर्मों को ज़्यादा प्रमोट करते हो। और फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ द गुड्स क्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स को प्रमोट करना, और प्रिवेंट करना कंज्यूमर कोई अपशब्द आप बोल सकते कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो। इसके कम्पिटिटिव के रिगार्डिंग आ जाएगा कि कंपटीशन शुड बी नॉट स्टिफल्ड, कंपटीशन ज़्यादा नहीं करना, कंपटीशन को कंट्रोल में रखना, और नेचुरल रिसोर्स का ऑप्टिमिटी। ये कुछ रिपोर्ट पेश करता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ड एंड डेवलपमेंट, 3 तो ऐसे याद रह जाएंगे, ट्रेड, कमोडिटी और वर्ड, लास्ट में लगाना है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और फिर एक याद रखने के लिए एक तरीका और है कि जो LDC रिपोर्ट याद रखना, लिस्ट डेवलप कंट्री। फिर बची सर ये 2, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक्स, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो 2-4 रिपोर्ट जो आपको याद रहे वो पेपर में लिख देना। ठीक है, इसके बाद आता है जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। राइट ए डिटेल नोट ऑन दी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के ऊपर बात कीजिएगा। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो उसके अंदर 189 कंट्री है फिलहाल, आज के टाइम में बता रहा हूँ, लेटेस्ट है ये, और 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर ये बना है। और इसका मेन एम जो है ना पुअर्टी को हटाना, गरीबी को हटाना इसका मेन एम है। तो इसका विजन जो है टू क्रिएट ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पुअर्टी ऑन ए लिवेबल पेनेलेट, मतलब गरीबी को हटाना इसका मेन मोटिव है, ताकि यहाँ जो रहने लायक बन सके ये पेनेलेट, आप बोल सकते हो कि प्लेनेट। ठीक है, ये ग्रह, पृथ्वी जो ग्रह है वो रहने लायक बन सके सबकी। जो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड तो आपने नाम सबने सुना होगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम है, ये आपको याद करना है। कब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944 के अंदर हुई थी।
ठीक है। यहाँ से एक तो IBRD बना 1944 में, और अगले साल बना था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। आइए नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में याद रखना हम पढ़ रहे हैं। तो IBRD की जो स्थापना की गई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की गई थी, और जो इसका मेन मोटिव रिकंस्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट, बाद में पहले तो रिकंस्ट्रक्शन था, इसलिए इसका नाम IBRD था। क्या नाम था इसका? IBRD था, ठीक है। और IBRD फिर IDA और मिला के, इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक का नाम दे। देखो वर्ल्ड बैंक अलग है, या लास्ट में लिखा मिलेगा आपको, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में 2 आते हैं, IBRD और IDA, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 आते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। पहले रिकंस्ट्रक्शन का काम करता था सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम, और मतलब पुनर्निर्माण करना जो युद्ध से नुकसान हुआ, उसके बाद ये डेवलपमेंट पर्पज पे काम करने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि IDA, IFC, 5 बनते हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, ठीक है। ICS याद रख लेना पहले, ICS और फिर ID याद रख लेना, ठीक है। इन 5 को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये सबके अलग अलग फंक्शन दिए गए इन 5 ग्रुप के, और सबको मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही बनता है। और स्पेशल फोकस होता है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री पर, यानी कि डेवलप नेशन पे कम, और डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग नेशन पे ज़्यादा फोकस इसका होता है, ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसका शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है WBG। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, गरीबी हटाने के लिए लोन देती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोन देती है, और एक देश दूसरे देश के साथ अपनी संपदाओं को, अपने रिसोर्सों को बांट सके, इसका काम करती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। आइए इसके, और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है, पहला इसके अंदर आता है नंबर 1 IBRD, फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 1944 में बना गया। इसका मेन मोटिव क्या था? प्रोवाइडिंग लोन एंड ग्रांट क्रेडिट, और इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया 5 मेंबर में से 4 का मेंबर है, लास्ट वाले का नहीं है, तो इसलिए याद रखना, ये लाइन तो वैसे याद रह जाएगी। IBRD का मेन काम क्या था? लोन प्रोवाइड करवाना सर, ठीक है। और सेकंड वन बनता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 1960 में बना था, ये 1944 में बना था, ये 1960 में बना था। इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सर ये गरीब देशों को सस्ते 0% या फिर कम रेट पर, कम ब्याज पर लोन देती है। इंडिया इसका मेंबर है, वेरी गुड। नेक्स्ट में बात करते हैं, थर्ड वन पे आता है जी आपका IFC। 1956 के अंदर बनाया गया था। ये प्राइवेट लोगों को, मतलब जो लेस डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं उनको, उनके ऊपर काम करती है, प्रोवाइडिंग उनको इन्वेस्टमेंट या एसेट मैनेजमेंट, उनको टेक्निकल मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना, एडवाइजरी देना, ये काम कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन करती है। 1956 में बनाया गया था, इंडिया इसका मेंबर है। फोर्थ नंबर पर आता है जी मीगा, मल्टीलेटरल, मल्टीनेशनल नहीं है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी है, 1988 में बनाई गई थी। और ये पॉलिटिकल रिस्क को कम करते हैं। मान लें कि अब बीजेपी की सरकार है, कोई अमेरिका से आया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी बीजेपी की सरकार में आके, सरकार चेंज होगी, कांग्रेस की, वो बोले चलो उठाओ अपने गुजरे और चल दो यहाँ से। तो उस कंडीशन में, उस रिस्क से कवर करने के लिए मीगा एग्रीमेंट बनाया गया था, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है। और लास्ट वन आता है जी फिफ्थ अपना ICD एंड ID। आई का मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मतलब होता है यहाँ पर जो कोई भी, अगर 2 देशों के बीच में कोई भी झगड़ा वगैरह, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो ये सोल्व आउट करता है। और ये 1966 में बनाया गया था, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, इंडिया लास्ट वाले का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IBRD और IDA दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक होते हैं, और बाकी 5 इंस्टीट्यूशन को मिला दे, 2 तो इनको, 3 और को मिला दे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, SEZ का मतलब बनता है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और EPZ का बनता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ठीक है, जोन हो जाएगा याद। अब ये याद रखना बस, आपको एक चीज और क्या याद रखनी, SEZ का एरिया वाइड है, किससे? EPZ से। EPZ में सिर्फ मैन्युफैक्चरर प्लांट आते हैं, और इस SEZ में मैन्युफैक्चर के अलावा ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। आइए थोड़ा सा रीड आउट डिफरेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है क्या जी? SEZ, हाँ जी, SEZ
इज मच लार्जर जियोग्राफी, भाई एरिया ज़्यादा होता है सर, ठीक है, स्कोप ज़्यादा होता है सर, ठीक है, और फाउंड हर देश में मिलता है, SEZ फाउंड इन दी ऑल कंट्रीज, जबकि EPZ सिर्फ डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में मिलता है, लिस्ट डेवलप कंट्री में EPZ नहीं बनाया जाता, वहाँ पर एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, बेचारे के पास है ही नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द SEZ कंसिस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी होता है, टाउनशिप के लिए, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल सब के लिए होता है, जबकि EPZ में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। बेनिफिट जो होता है, नो डाउट SEZ को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, SEZ को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और इसको डोमेस्टिक SEZ जो होता है ना, SEZ के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, SEZ वाले प्रोजेक्ट को, SEZ में जो प्रोडक्ट बनेगा पहला उस वहाँ से कोई इंपोर्ट भी आप कर सकते हो, मतलब विदेशों से आप इंपोर्ट कर सकते हो जो SEZ में आपका कुछ बना रखा है, तो या डोमेस्टिक अगर कुछ बच जाए ना तो अपने इंडिया में बेच सकते हैं, ये तो SEZ को फैसिलिटी है। लेकिन EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया के अंदर नहीं बेच सकते सर, ठीक है। SEZ ओपन फॉर ओल्ड फील्ड ऑफ द बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, ये तीनों के तीनों आएंगे SEZ के अंदर, EPZ में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आता है। टैक्स बेनिफिट SEZ को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्यों सर ये बड़ा है, बापू है, तो टैक्स बेनिफिट SEZ को ज़्यादा मिलेगा, EPZ को कम मिलता है। और अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक्सपोर्ट करोगे ना, अगर कोई एक दो डॉक्यूमेंट भूल भी जाओ या कुछ कम हो जाए तो SEZ को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन EPZ को नहीं भाई, आपको नहीं है, आपको तो कोई भी पेनल्टी वगैरह लगा देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपको बाहर निकाल देंगे EPZ से, आप ऐसे मान लो, ठीक है। इसके अलावा कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, आप इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होता है, कि जो आपने मान लिया कि देखो रॉ मटेरियल परचेज कर लाए विदेशों से, दोनों SEZ वाला भी और EPZ वाला भी, दोनों विदेशों से सामान कच्चा माल मंगा लिया, इसको 5 साल के अंदर यूज करना है और इसको 1 साल के अंदर यूज करना है, बहुत नाइंसाफी कर रखी EPZ वाले के साथ तो, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं जी लोअरिंग सर्टिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट, सॉरी लो कंसर्निंग सर्टिफिकेशन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ मजबूर, यानी कि कहने का मतलब कानून वगैरह है ना इंपोर्ट वगैरह गुड्स के लिए, वो इसके अंदर SEZ के अंदर थोड़े रिलैक्स हैं, इसके अंदर थोड़े टाइट हैं। कस्टम डिपार्टमेंट भी जो है इंस्पेक्शन वगैरह नहीं करता SEZ के प्रोडक्ट की, जबकि EPZ के प्रोडक्ट की जाती है। और अगर हम बात करते हैं FDI जो है, FDI इन्वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डज नॉट रिक्वायर्ड द सैंक्शन फ्रॉम द, अगर कोई विदेशों से पैसा आ रहा है ना खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो SEZ के अंदर तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सरकार की, लेकिन विदेशी को अगर EPZ में पैसा लगाएगा ना तो सरकार की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो ये था जी आपका थोड़ा लेंथी टॉपिक, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।